मॉर्निंग टू ऑल। तो ये आज के एडिटोरियल में बात कर रहे हैं सुजन आर चिन्मय ने। ये बात कर रहे हैं जो ग्लोबल सप्लाई चेन है उसको प्रमुखता से इन्होंने लिया है और भारत पर इस कोविड-19 पैंडेमिक के समय कैसे सप्लाई चेन डिसरप्ट हुई है और भारत किन किन जगह पर उसका फ़ायदा उठा सकता है अपनी सप्लाई चेन को मजबूत करके। इन सभी बातों के बारे में इन्होंने डिस्कस किया है इस पूरे के पूरे एडिटोरियल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चैनल को आपने सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन। Key lesson learned by the world during COVID-19 pandemic has been the importance of the creating resilient supply chain that can withstand disruption and ensure reliability for global economy। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि कोविड-19 के समय में जो एक महत्वपूर्ण लेसन जो सीखा है वो क्या है कि आप एक ऐसे लचीले रेजिलियंट मतलब लचीले सप्लाई चेन को बनाएं जो ग्लोबल इकोनॉमी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चले, भले ही किसी भी प्रकार की कंडीशन आ जाए तब भी वो नियत रहे और सतत रहे। डिसरप्शन इन सप्लाई चेन कैन बी नेचुरल और मैनमेड। तो जो सप्लाई चेन में जो बाधा उत्पन्न होती है वो या तो नेचुरल भी हो सकती है, प्राकृतिक भी हो सकती है और व्यक्तियों के द्वारा। इसके कुछ उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। जैसे पहला है इन जापान केस द ग्रेट Tohoku earthquake of 2011 followed by the tsunami led to the nuclear disaster. Fukushima Daiichi causes a sharp drop in Japanese automobile export to the United States। तो जापान की इन्होंने प्राकृतिक आपदा के रूप में इन्होंने बात की है कि जापान में क्या हुआ कि जो सुनामी आई और एक वहाँ पर अर्थक्वेक आ गया तो वहाँ से उनकी जो सप्लाई थी किसके लिए, यूएस मार्केट के लिए जो ऑटोमोबाइल पार्ट्स की सप्लाई करते थे वो डिसरप्ट हुई। तो इन्होंने एक ये उदाहरण लिया कि कैसे प्राकृतिक रूप से मनुष्यों द्वारा उत्पन्न बाधाओं से ग्लोबल सप्लाई चेन पर प्रभाव पड़ता है। एग्जाम्पल दैट हिट होम। अब यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो हमारे घर को जिसने हिट किया। मैन मेड इंटरप्शन इन सप्लाई चेन आर इक्वली डिस्ट्रप्टिव। Terrorist drone attack on Aramco's oil refinery at Abqaiq at Quraysh in Saudi Arabia in September 2019 resulted in a drop of 5.7 million barrels of oil per day, triggering a steep plunge in Saudi Arabia's stock market and sharp spike in global oil prices। तो यहाँ पर उन्होंने एक उदाहरण दिया, आप लोगों ने भी सुना होगा कि एक आतंकवादी हमला हुआ था। सऊदी अरेबिया की एक बहुत बड़ी कंपनी है तेल उत्पादन वाली अरामको, ठीक है, उस पर हमला हुआ था और उससे 5.7 मिलियन बैरल की जो प्रतिदिन जो उत्पादन होता था ऑयल का, क्रूड ऑयल का, वो कम हो गया। उससे क्या हुआ, सऊदी अरामको के जो स्टॉक मार्केट था वो एकदम क्रैश कर गया और साथ ही साथ जो पूरे के पूरे वर्ल्ड में है वो जो क्रूड ऑयल की जो प्राइस है वो एकदम से बढ़ गई। तो सोचो आप, एक छोटे से घटना ने कितना प्रभाव डाल दिया, पूरी की पूरी सप्लाई चेन को भी प्रभावित कर दिया। चाइना हैज़ लॉन्ग प्रैक्टिसाइज सप्लाई चेन पॉलिटिक्स। जापानीज और चाइना बहुत लंबे समय से इस सप्लाई चेन पॉलिटिक्स को क्या कर रहा है, प्रैक्टिसाइज कर रहा है। अब सप्लाई चेन पॉलिटिक्स ये क्या मुद्दा है आप समझोगे अभी। Japanese entrepreneur learn a hard lesson when detention of a Chinese fishing trawler captain in 2010 near the disputed Senkaku Island resulted in Chinese government cutting off export of rare earth to Japan। तो यहाँ पे जापान के जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं उन्होंने 2010 की एक घटना जिसमें क्या किया था कि जापान जो क्लेम करता है कि सेनकाकू आइलैंड उसका है, वहाँ पर एक चाइना के कैप्टन आए, उनको क्या कर लिया, डिटेन कर लिया। और जब उस चाइना के कैप्टन को डिटेन कर लिया तो चाइना ने जो रेयर अर्थ मेटल्स हैं वो जापान को जो सप्लाई करता था वो रोक दी, ठीक है। तो वहाँ से उन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट ने जापान के इंडस्ट्रियलिस्ट ने एक लेसन सीख लिया या एक सीख ली चाइना के इस कदम से। When the novel coronavirus pandemic broke out, it had an immediate and telling effect on supply chain emanating from China। और जैसे ही मतलब ये कोविड-19 का जो समय आया या दौर आया तो उसने पूरी की पूरी ग्लोबल सप्लाई को अफेक्ट कर दिया जो भी चाइना से निकलती थी। इमिनेटिंग मतलब चाइना से निकलना या चाइना से जहाँ चाइना से जुड़ी होना।
In India, several companies felt the disruption in automotive, electronics and white good sector. तो यहाँ पर इंडिया में भी उस चीज इस डिस्ट्रप्शन को फील किया गया, कई ऑटोमोटिव सेक्टर में भी और वाइट गुड सेक्टर में भी। इंडिया एक्सेल इन द फार्मास्यूटिकल सेक्टर, बट इंडिया सीधी सी बात है फार्मास्यूटिकल सेक्टर में बहुत आगे है, लेकिन उसका जो एपीआई होता है वो किस पर रिलायंस होता है, किस पर रिलायंस मतलब डिपेंडेंट होना, किस पर, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंडिग्रेंट कहाँ से आता है, चाइना से आता है। चाइना स्टिल क्रिएट वनरेबिलिटी इन वैल्यू चेन। तो यहाँ पर और चाइना ने फिर क्या किया कि मतलब एपीआई तो देता रहा लेकिन उसकी जो क्वालिटी है वो खराब कर दी उसने। टेंशन विद चाइना लेड यूनाइटेड स्टेट गवर्नमेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन एक्सपोर्ट ऑफ माइक्रोचिप टू चाइनाज biggest semiconductor manufacturer, Semiconductor Manufacturing International Corporation, following assessment that there was an unacceptable risk that equipment supply to it could be used for military purpose। तो यहाँ पर एक और टेंशन यहाँ पर आगे आई कि चाइना को सेमीकंडक्टर रोक दी, मतलब रोक दिए, अमेरिका ने सेमीकंडक्टर देना चाइना के लिए रोक दिया। चाइना की एक बहुत बड़ी कंपनी है जो इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स बनाती है, उसको सेमीकंडक्टर देने से मना कर दिया यूएस ने। क्यों मना कर दिया? क्योंकि उसका ये कहना था कि ये सब चीज़ें ये क्या कर रहा है, चाइना क्या कर रहा है, मिलिट्री पर्पस के लिए यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इस कारण से उन्होंने रोक दिया, तो इसने भी एक टेंशन पैदा कर दी। अ न्यू इनिशिएटिव, अब एक नए इनिशिएटिव का जन्म हुआ। ग्रेटर वेपनाइजेशन ऑफ ट्रेड एंड टेक्नोलॉजी इज हेयर टू स्टे। अब यहाँ पे इस दौर में भी ज़्यादा से ज़्यादा वेपनाइजेशन हो रहा है और जो डिफेंस क्षेत्र की जो टेक्नोलॉजी है वो भी ज़्यादा मात्रा में क्या हो रही है, एक दूसरे से शेयर हो रही हैं। इट इज़ इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया इनिशिएटेड द सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। तो यहाँ पर भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया ने मिलकर एक नया इनिशिएटिव शुरू किया, उसका नाम क्या है, सप्लाई चेन रेजिलियंस इनिशिएटिव। रेजिलियंस मतलब एक लचीला, इनिशिएटिव मतलब शुरुआत करना। इन सितंबर दिस ईयर फोकसिंग ऑन ऑटोमोबाइल एंड पार्ट, पेट्रोलियम, स्टील, टेक्सटाइल, फाइनेंशियल सर्विस एंड आईटी सेक्टर, इन सभी क्षेत्रों में ये सप्लाई चेन काम करेगी। द SCRI मे बी bolstered by the future involvement of France through the might depend on the European Union's position। और यहाँ पर हो सकता है कुछ नियर फ्यूचर में इस चीज़ को और बल मिले, किसके द्वारा, फ्रांस के द्वारा। थ्रू दिस माइट डिपेंड, जो उसकी ताकत डिपेंड है यूरोपियन यूनियन के अंदर, मतलब फ्रांस का जो प्रभुत्व है यूरोपियन यूनियन के अंदर। तो ये सब चीज़ें हो सकता है निकट भविष्य में हो, यूरोपियन यूनियन का अगर साथ मिला तो फ्रांस भी उस चीज़ को, इस जो सप्लाई चेन को है वो मदद दे सकता है। द यूनाइटेड किंगडम हैज़ ऑल्सो शोन इंटरेस्ट इन द SCRI, और यूके तो इसमें इंटरेस्ट दिखाई चुका है। और आपको ये मालूम होगा कि यूके को यूरोपियन यूनियन की बाध्यता है नहीं, क्योंकि वो अलग हो गया है। जियो पॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स कैन नेवर बी ट्रूली सेपरेटेड। तो यहाँ पर जियो पॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स, इन दोनों को सेपरेट नहीं किया जा सकता। दिस इज वॉट हेनरी किंसनर कॉल्ड द प्रिंसिपल ऑफ लिंकेज इन द एनालिसिस ऑफ द US रिलेशन विद सोवियत यूनियन। तो ये जो हेनरी किंसनर थे, इन्होंने ये कहा था, किस रेफरेंस में कहा था, US और USSR के जो संबंध थे उनके बिटवीन। जियो पॉलिटिक्स मतलब कहलाती है जो जमीनी विवाद, और जियो इकोनॉमिक्स कि भाई क्षेत्रीय जो इकोनॉमिक्स है उस चीज़ को लेकर एक दूसरे का कॉपरेशन। तो ये दोनों चीज़ हो गई। व्हेन द निक्सन एडमिनिस्ट्रेशन come to power in 1969, Soviet Union wanted access to some key Western technology in computing। तो जैसे ही निक्सन पावर में आए, 1969 की बात है, तो USSR और US दोनों का 36 का आंकड़ा चलता था, लेकिन फिर भी USSR को मैं रसिया बोलूँगा अब, तो फिर भी रसिया ने ये कोशिश की कि जो वेस्टर्न टेक्नोलॉजी है कंप्यूटिंग के क्षेत्र में वो उसे मिल जाए। येट इट वॉज अनविलिंग टू अकोमोडेट US कंसर्न ऑन स्ट्रेटजिक एंड मिलिट्री इशू। तो यहाँ पर लेकिन फिर भी ये इस बात को मानने को तैयार नहीं था कि वो US से मिलिट्री मतलब किसी भी प्रकार का समझौता कर लेगा मिलिट्री के फॉर्म में। मतलब रसिया ये मानने को तैयार तो नहीं था कि वो US के साथ रिलेशन नॉर्मल करेगा, लेकिन वो साथ ही साथ ये भी चाहता था कि आप टेक्नोलॉजी दे दो, मैं आपका मिसयूज नहीं करूँगा आपके अगेंस्ट। किंजनर क्लियरली पॉइंटेड आउट दैट सेपरेटिव इनटू डिस्ट्रिक्ट
compartment would encourage the Soviet leader to believe that they could use cooperation in one area and as a safety valve while striving for the unilateral advantage elsewhere। तो यहाँ पर हो सकता है यूएस के जो मतलब बाद के जो अपकमिंग लीडर आए रसिया के, उन्होंने इस चीज़ को ऐसे यूज़ किया कि एक फॉर्म में तो वो एक मतलब दोनों तरफ से इन्होंने क्या किया, कोऑपरेशन किया, लेकिन एक दूसरे फॉर्म में यूनिलेटरली खुद को एडवांटेज देने के लिए उसी टेक्नोलॉजी का उसी देश के अगेंस्ट उन्होंने यूज़ किया। चाइना हैज़ रिजॉर्टेड अ सिमिलर टेक्टिक। चाइना रिजॉर्टेड मतलब चाइना हमेशा सहारा लेता है इस बिल्कुल सिमिलर टेक्टिक का ऑफ मेंटेनिंग एडवांटेजियस ट्रेड एंड इकोनॉमिक एंगेजमेंट विदाउट रेलेंटिंग ऑन स्ट्रेटजिक इशू। तो यहाँ पर चाइना बिल्कुल इसी टेक्टिक का यूज़ करता है कि बगैर किसी स्ट्रेटजिक इशू को छेड़े वो इकोनॉमिक और ट्रेड व्यापारिक जो इशू हैं या उनका जो लाभ उठाने का है वो बना के रखता है कि भाई यहाँ से व्यापार भी करते रहो और इस चैनल से युद्ध भी लड़ते रहो उसी देश के साथ। China's call for normal relation with India are unrealistic given the continuing face off in लद्दाख। तो चाइना एक तरफ तो जैसे इंडिया के केस में ही देख लो बोल रहा है कि भाई आप रिलेशन नॉर्मल करो, लेकिन दूसरी तरफ फेस ऑफ कर रहा है या उसके सैनिक हमारी बाउंड्री पर हमारे सैनिकों को लड़ाई कर रहे हैं या जो भी है। जून में तो लड़ाई ही की थी उन्होंने। मूव्ड बाय ऑस्ट्रेलिया एंड जापान। अब ऑस्ट्रेलिया और जापान ने क्या मूव लिए चाइना के अगेंस्ट और उसके क्या इम्प्लीकेशंस थे और चाइना ने क्या किया उनके अगेंस्ट। चाइना हैज ऑफन यूज्ड इकोनॉमिक लीवरेज टू बीकन एज अपोनेंट्स रिजॉल्व एंड कंटेंटियस इशू। चाइना हमेशा को मतलब यूज करता है अपने इकोनॉमिक वेपन को या आर्थिक शस्त्र को किस मुद्दों पर कि सामने वाले के जो रणनीतिक या जो स्ट्रेटजिक इशू है उस पर क्या किया जा सके, उसको नम्र किया जा सके या उसको झुकाया जा सके। कंटेंटियस मतलब होता है विवादास्पद इशू, विवादास्पद मुद्दे। तो विवादास्पद मुद्दों को सुलझाने के लिए चाइना हमेशा अपनी आर्थिक ताकत को यूज करता है। फेसिंग सच अ डिलेमा, डिलेमा मतलब होती दुविधा। फेसिंग सच अ डिलेमा ऑस्ट्रेलिया हैज डेमोन्स्ट्रेटेड स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल इन काउंटरिंग आर्बिट्ररी चाइनीज सैंक्शन इम्पोज्ड ऑन इट्स की एक्सपोर्ट ऑफ ग्रेन, बीफ, वाइन, कोल एंड मच एल्स। तो यहाँ पर इन सब के बावजूद भी ऑस्ट्रेलिया ने एक बहुत बड़े पंच की भूमिका निभाई। किस चीज़ के लिए कि उसने ये कहा कि भाई जांच होनी चाहिए कि ये वुहान से ही निकला है कि नहीं, चाइना की जांच होनी चाहिए। और चाइना के अगेंस्ट वो दिए भाषण दिए और उसके फलस्वरूप क्या हुआ कि उस पर चाइना ने सैंक्शन लगा दिए। किस किस चीज़ पर, उसके जो महत्वपूर्ण जो एक्सपोर्ट थे ग्रेन, ब्रीफ, वाइन, कोल एंड बहुत सी ऐसी चीज़ों पर उसने क्या कर दिया, बैन लगा दिया। दिस इज प्राइस दैट डेमोक्रेसी सच एज ऑस्ट्रेलिया फाइंड वर्थ पेइंग फॉर डिमांडिंग इंक्वायरी इनटू द ओरिजिन ऑफ द कोरोना वायरस एंड एडवोकेटिंग अ रोबस्ट, रोबस्ट होती है मजबूत, इंडो पैसिफिक विजन। तो यहाँ पर इंडो पैसिफिक विजन और चाइना के अगेंस्ट इंक्वायरी के कारण उसे ये प्राइस पे करनी पड़ी। Since the normalization of the diplomatic tie in 1970, Japan has invested hundreds of billion of dollar in Chinese economy। 1970 में जब जापान और चाइना के रिलेशन नॉर्मल हुए तो तब से उसने बिलियंस ऑफ डॉलर चाइना की इकोनॉमी में जापान ने इन्वेस्ट किए। फॉर मैनी जापानीज कंपनीज ग्लोबल परफॉर्मेंस एंड प्रॉफिट आर लिंक्ड टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एंड सप्लाई चेन इन चाइना। तो बहुत सी जो मुनाफा कमाती हैं जापान की कंपनियां, उनका बहुत एक बड़ा अमाउंट चाइना की इकोनॉमी में जाता है अभी भी, जो चाहे मैन्युफैक्चरिंग के फॉर्म में जाता हो या किसी फॉर्म में, लेकिन बहुत बड़ा अमाउंट वहां जाता है। येट दे हैव शोन एन अर्ली कैपेसिटी फॉर रिस्क मिटिगेशन थ्रू द चाइना +1 बिजनेस ट्रेड स्ट्रेटजी। लेकिन वो भी अभी वर्तमान में यही सोच रही हैं कि चाइना +1 मतलब चाइना में तो है लेकिन कहीं और भी हम अपना क्या करें, चीज़ें स्थापित विस्थापित करें जिससे पूरी डिपेंडेंसी चाइना के ऊपर ना रहे। मिटिगेट मतलब करना, रिस्क मिटिगेट करना मतलब कम करना, मिटिगेशन मतलब होता है कम और रिस्क मतलब क्षति। रिस्क मतलब समझ लो आप, रिस्क को कम करना, ठीक है। एम्ड एट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट ऑफ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट आसियान नेशन इंडिया एंड बांग्लादेश। और उसने जो चाइना की कंपनियां हैं उन्होंने किस जगह को चाइना के अलावा चुना, तो वो था साउथ ईस्ट एशियन नेशन और मतलब आसियान की जो कंट्रीज है वहाँ के लिए।
In phase 1 of Japan 2.2 billion relocation package announced this year, 89 Japanese companies avail subsidy to diversify out of। फेज 1 की बात करें तो लगभग जापान ने $2.2 बिलियन की मदद दी है खुद की 89 कंपनियों को कि भाई आप वहां से क्या करो, विस्थापित करने का अगर आप सोच रहे हो चाइना से तो आप विस्थापित कर सकते हो, हम उसके लिए मदद दे रहे हैं। डाइवर्सिफाई आउट ऑफ चाइना ऑफ दीज, अब यहाँ पर कितनी कंपनियों को दी थी, 89 को दी थी, तो उसमें से जो 57 कंपनीज थी उन्होंने रीलोकेट वापस कहाँ आ गई, जापान में आ गई। 30 जो कंपनी है वो साउथ एशिया में चली गई और 2 कंपनी जो है इंडिया के अंदर आई। A sizable number of small medium entrepreneurs chose to relocate to Southeast Asian countries such as Vietnam, Thailand and Malaysia। तो मोस्टली जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज हैं उन्होंने ज़्यादातर साउथ ईस्ट एशियन नेशन को चुना, जैसे वियतनाम, थाईलैंड और मलेशिया हो गया। दैट in itself hardly surprising since Japanese entrepreneurs are far more familiar with cultural and business environment in ASEAN countries as compared to the South Asia। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, प्रत्यक्ष रूप से दर्शाता है कि जो जापान की कंपनियां हैं वो साउथ ईस्ट एशियन नेशन से ज़्यादा कल्चरली, मतलब जो कल्चर है सांस्कृतिक रूप से ज़्यादा फेमिलियर है अगर कंपैरिजन किया जाए साउथ एशिया के रीजन से। साउथ एशिया में भारत, बांग्लादेश, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। However, companies in healthcare and medical devices, especially those manufacturing personal protective equipment, would have benefited more by shifting to India, which offer the much larger domestic market as well as lower manufacturing cost for global export। तो यहाँ पर लेकिन जो हेल्थ या जो मेडिकल क्षेत्र से जुड़ी हुई कंपनियां हैं वो इंडिया की तरफ आकर्षित हो रही हैं। क्यों आकर्षित हो रही हैं? क्योंकि इंडिया में एक तो उनके लिए बहुत बड़ा मार्केट मिल रहा है और दूसरी बात मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम हो जाने से वो यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकती हैं कई कंट्रीज को डायरेक्टली, क्योंकि उनकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब इंडियाज वल्नरेबिलिटी, लार्ज एनर्जी इकोनॉमी सच एज emerging economy such as India can ill afford the shock of disruption in supply chain। तो हो सकता है ये अफोर्ड करना उतना धक्का लगे इंडिया के लिए क्योंकि ये एक emerging economy है। nor can it allow itself to be held hostage due to the over reliance on import। और वो ये भी नहीं कर सकता कि भाई ज़्यादा से ज़्यादा किसी पर मतलब बाहर से आने वाली चीज़ें मतलब इंपोर्ट पर निर्भर हो जाए, वो उनका क्या बन जाए, हॉस्टेज बन जाए। फॉर इंस्टेंस, एक उदाहरण के तौर पर, द पेंडेमिक कॉज ब्रेक डाउन इन ग्लोबल सप्लाई चेन इन ऑटोमोबाइल सेक्टर सिंस मोस्ट ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स इन चाइना एब्रप्टली वेंट ऑफलाइन। तो यहाँ पर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है वो बहुत बुरी प्रभावित हुई ऑटोमोबाइल सेक्टर में। क्यों? क्योंकि चाइना की जो बहुत सी मैन्युफैक्चरिंग वो थी वो बंद हो गई कोरोना वायरस के कारण या उस समय के दरमियान। फॉर इंडिया विच इम्पोर्ट 27% ऑफ इट्स रिक्वायरमेंट ऑफ ऑटोमेटिव पार्ट फ्रॉम चाइना, दिस quandary was wake-up call given the sudden shortage of braking component, electrical component, interior and lighting fixtures। तो यहाँ पर ये quandary मतलब व्याकुलता होता है, दिस काउंड्री, लेकिन यहाँ पर इसका मतलब है नाजुक हालात। दिस नाजुक मतलब कई इसके मतलब हो सकते हैं, तो यहाँ पर इसका मतलब है नाजुक हालात। विच वॉज वेकअप कॉल, ये जो समय है ये एक वेकअप कॉल का समय है। क्यों? क्योंकि हमें इन क्षेत्रों में बहुत प्रभावित हुए हैं क्योंकि इनका इंपोर्ट या बहुत से कंपोनेंट जो इंपोर्ट होते थे वो कहाँ से इंपोर्ट होते थे, चाइना से। व्हाट इज नोटवर्दी इज दैट डिस्पाइट बीइंग द 4th लार्जेस्ट मार्केट इन एशिया फॉर मेडिकल डिवाइसेज, इंडिया हैज़ एन इम्पोर्ट डिपेंडेंसी ऑफ 80%। तो यहाँ पर भले ही इंडिया वर्तमान में सबसे बड़ा मार्केट है मेडिकल के क्षेत्र में या मेडिसिन के क्षेत्र में, लेकिन 80% उसमें भी क्या करता है, वो पहले इंपोर्ट करता है, देन मैन्युफैक्चर करता है, फिर एक्सपोर्ट करता है। अमंग द बिगेस्ट एक्सपोर्टर टू इंडिया दिस फील्ड आर चाइना, यूएस, जर्मनी, सिंगापुर एंड जापान। ये सब के सब ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें एक्सपोर्ट करते हैं इंडिया के अंदर। दिस इज क्लियरली नॉट सस्टेनेबल, और ये स्पष्टता है कि ये सस्टेनेबल नहीं है, सतत नहीं है। गिवन द रिन्यूड थ्रस्ट इन हेल्थ केयर सेक्टर, दिस इज द राइट टाइम टू फिल गैप थ्रू द
लोकल मैन्युफैक्चरिंग। और ये जो वर्तमान जो समय है, यही एक सही समय है कि जो वैक्यूम उत्पन्न हुआ है कोरोना वायरस के कारण, उस वैक्यूम को भर लिया जाए और उसमें हमारे जो लोकल मैन्युफैक्चरर हैं उनके लिए बढ़ावा दिया जाए। इंडियाज इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्रीज वाज worth of $120 billion in 2018 to 2019 and forecast to grow 400 बिलियन बाय 2050। अगर इलेक्ट्रॉनिक्स मार्केट की बात करें तो इंडिया का लगभग 120 बिलियन डॉलर का व्यापार है 18-19 की बात करें। और ये अनुमान भी फोरकास्ट मतलब ये अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक ये 400 बिलियन डॉलर का व्यापार हो जाएगा। टुडे इंडिया इज सीकिंग टू इनहेंस द प्रेजेंस substantially in global supply chain by attracting investment in semiconductor component and packaging industries। तो यहाँ पर वर्तमान में इंडिया क्या खोज रहा है कि ग्लोबल सप्लाई चेन को अट्रैक्ट कर पाए या उसमें इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट कर पाए। उसमें से प्रमुख रूप से सेमीकंडक्टर के जो कंपोनेंट हैं और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज। The government is actively promoting domestic manufacture of printed circuit board component and semiconductor as Indian electronics sector gradually shift away from completely knocked down assembly to high value addition। तो यहाँ पर ये चीज़ें मतलब गवर्नमेंट प्रमोट कर रही है इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर को इंडिया के अंदर, और वो सब चीज़ें दिखाई भी दे रही हैं। डिफेंस वैकेंस, डिफेंस इज अमंग द, अब यहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए, अब डिफेंस की बात करेंगे कि डिफेंस में क्या चीज़ चल रहा है। डिफेंस इज अमंग द की पिलर ऑफ द आत्मनिर्भर भारत पॉलिसी। एक महत्वपूर्ण स्तंभ है आत्मनिर्भर भारत का अभियान का। कौन? डिफेंस के अंदर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। द गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग बिग बूस्ट टू डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग अंडर द मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और गवर्नमेंट क्या कर रही है? प्रोवाइड कर रही है एक बिग बूस्ट मेक इन इंडिया प्रोग्राम के तहत डिफेंस सेक्टर में। इट हैज़ आइडेंटिफाई आई नेगेटिव इम्पोर्ट ऑफ 101 आइटम। जैसे कि आपको मालूम ही होगा, कुछ समय पहले इंडिया ने अनाउंस किया था कि 101 जो आइटम है अब वो इम्पोर्ट नहीं होंगे बल्कि वो मैन्युफैक्चर होंगे इंडिया के अंदर ही। देयर इज अ ट्रेमेंडियस अपॉर्चुनिटी फॉर फॉरेन कंपनी टू एंटर इनटू टाई अप विद द रिप्यूटेड इंडियन डिफेंस मैन्युफैक्चरर टू टेप इनटू द ग्रोइंग डिफेंस मार्केट इन इंडिया। और ये बहुत अच्छा मौका है विदेशी कंपनियों के लिए कि वो भारत आएँ और मैन्युफैक्चर करें डिफेंस आइटम को और भारत के मार्केट का हिस्सा बने। द पुश फॉर सेल्फ रिलायंस थ्रू आत्मनिर्भर भारत इज नॉट द अतार्किक पॉलिसी। तो ये आत्मनिर्भर भारत कोई अतार्किक पॉलिसी नहीं है। इट डज नॉट इम्प्लाई फॉर क्लोजर ऑफ द इंडियन इकोनॉमी टू फॉरेन ट्रेड एंड पार्टिसिपेशन इन द ग्लोबल इकोनॉमी। On the contrary, it is aimed at strengthening the India's capacity to participate more vigorously without being prey to supply chain disruption। तो यहाँ पर ये सिर्फ इतना ही कर देना कि आत्मनिर्भर भारत को ज़्यादा बढ़ावा दे देना, इतना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि इंडिया के लिए आगे भी इसके लिए काम करना पड़ेगा। ग्लोबल सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन ना हो, ऐसे प्रयास करने पड़ेंगे कि भविष्य में जो इंडिया से होने वाली ग्लोबल सप्लाई है, जैसी आज की डेट में चाइना की ग्लोबल सप्लाई रुक गई, वो चीज़ इंडिया के साथ ना हो। मालूम मैन्युफैक्चरिंग हब बन भी जाए इन फ्यूचर, लेकिन ग्लोबल सप्लाई चेन जैसी आज के प्रेजेंट डे में चाइना की ब्रेक हो गई है वैसी ना हो। इन चीज़ों का भी ध्यान रखें। इंडिया हैज़ द कैपेसिटी and the potential to become one of the world largest destination for the investment and one of the world largest manufacturing hub in aftermath of the pandemic। aftermath मतलब परिणाम स्वरूप। तो इंडिया के पास एक बहुत बड़ी अच्छी कैपेसिटी है कि वो एक ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करवा पाए अपनी इकोनॉमी के अंदर, और साथ ही साथ वर्ल्ड का एक मैन्युफैक्चरिंग हब बन पाए। तो ये एक इंडिया के अंदर पोटेंशियल है, इन राइटर का ये मानना है। So this is the end of today's editorials. Thank you.